हाय ऑल, क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स के, फिर पीरियोडिसिटी चालू करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ना, लिखिए अ फंक्शन f3/2 टू इंफिनिटी से लेके 7/4 से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें x² - 3x + 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन f of x is equal to f inverse x। ओके, देखना ध्यान से। देखो, पहली बात तो आपको फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ सॉल्व करना है। तो फंक्शन और उसका इनवर्स कहां इंटरसेक्ट करते हैं बताइए? फंक्शन, यस, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग पागल थोड़ी है कि फंक्शन को और उसके इनवर्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग तो फंक्शन को डायरेक्टली लाइन y इज इक्वल टू एक्स से सॉल्व कर लेंगे, आसान पड़ेगा ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, फंक्शन और उसका इनवर्स सॉल्व करने को बोले, तो आप हमेशा उसको सॉल्व करो फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स के साथ। सॉल्व करना आता है ना आपको? अगर फड़फड़ाहट हो रही तो मैं बता सकता हूँ, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, दोनों को आप सॉल्व कर लो तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा, फंक्शन और उसके इनवर्स का। तो दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब दोनों का y और y इक्वेट कर दो। तो y और y इक्वेट होगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाएगा। दैट मींस दिस इज इक्वल टू x। तो ये वाला जो फंक्शन है x² - 3x + 4, दिस इज इक्वल टू x। तो x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी। आई थिंक दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 2। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2। मतलब ये ग्राफ जो होगा वो उसके फंक्शन के साथ, उसके इनवर्स के साथ 2 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इफ f R to R। अच्छा, आप लोगों ने कल का होमवर्क कर लिया ना? सॉरी, मैं डिस्कस करूंगा अभी क्लास के बाद। अगर अपना थ्योरी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाता है तो अपन डिस्कस करेंगे अभी। x³ + a + 2 * x² + 3ax + 5 is an invertible mapping. Find range of a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ओपन समझते हैं। देखो, सबसे पहले दिया आपको फंक्शन R2R है, तो ये लिख डालो आप, फंक्शन है R2R। और फंक्शन है क्या? फंक्शन है x³, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन तो मैं आंख बंद करूंगा और उसकी रेंज पता है मुझे। क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन की रेंज? ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन ऑन टू है क्या? यस, इट इज डेफिनेटली 110% ऑन टू। फंक्शन यहाँ पे बोला गया है कि इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल करना है या फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो फंक्शन शुड बी 1 ऑन टू। 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए फंक्शन को। अभी फंक्शन ऑन टू तो डेफिनेटली है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी वो आ जाएगी y बिलोंग्स टू R, और को डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। तो आप क्या बोलोगे कि रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। नॉट इक्वल गलती से लग गया, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, देयरफॉर ऑन टू। तो ऑन टू के बारे में चिंता आप मत करो। अब 1 के बारे में करते हैं। हम इसको ऑन टू बनाना चाहते थे लेकिन ये पहले से ही ऑन टू है। अब इसको 1 बनाना है, तो फंक्शन 1 है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है बताइए। नाउ गिवन दैट
द फंक्शन इज 1 1। द फंक्शन इज 1 1। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो क्या कंडीशन होगी? फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सही बात है। फंक्शन ना, अरे 1 1 है मतलब उसमें टर्न नहीं होगा ना बेटे, हमेशा ऊपर जा रहा होगा या हमेशा नीचे आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऊपर जा रहा होगा इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, देखो फंक्शन इज 1 1 1 1 मतलब देखो, तो इट मींस आइदर फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है बेटे? कंडीशन कंडीशन ये होती है कि dy बाई डी एक्स उसका हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। dy बाई डी एक्स ने साइन चेंज करा तो टर्न आ जाएगा, टर्न आते ही मिनिमम। तो या तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव हो या तो dy बाई डी एक्स हमेशा नेगेटिव हो, क्योंकि डिक्रीजिंग भी चलेगा ना, क्या दिक्कत है? और बीच में मैंने और लगाया है, बीच में और लगाया है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है ना। इक्वल टू 0 में बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर dy बाई डी एक्स 0 के बराबर हो गया। अरे यार सिंपल सी बात है कि dy बाई डी एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, आइदर या तो हमेशा पॉजिटिव या तो 0। बीच में हो सकता है 2 सेकंड के लिए फ्लैट हो जाए इंस्टेंटेनियसली, लेकिन फिर से ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है तो 1 1 है, और फॉल कर रहा है तो भी 1 1 है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं अपन। ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते पहले। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स, इसी को तो डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया है सब, है ना, आप देखो 3x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3ax का हो जाएगा 3a। ये डिफरेंशिएशन हो गया, और ये डिफरेंशिएशन हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं नेगेटिव के लिए भी सॉल्व करूंगा, या फिर ये जो डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a, ये या तो नेगेटिव होना चाहिए हमेशा। अद्वैत 1 to 4 आपका आंसर सही है, लेकिन उसमें ना बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, चेक करो फिर से। आपने इक्वालिटी नहीं लगाई है, मेरे को देखते ही आंसर देखते ही समझ में आ जाता है क्या गलती है। इक्वालिटी भी लगाओ। क्यों लगाएंगे इक्वालिटी? क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स 0 हो गया तो भी फंक्शन इंक्रीज करता है भाई, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। हो सकता है फ्लैट हो जाए 2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर से ग्रो करना चालू हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, टर्न नहीं लिया उसने, तो 1 1 है। पर अगर वो बहुत देर के लिए फ्लैट हो गया, बहुत देर के लिए फ्लैट होता ही नहीं है। ठीक है, हो गया, वैसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। बहुत देर के लिए हो गया तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन ऐसा केस आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा आप देखो क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल सकता है 1,4, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, और कई बार आपको 1,4 ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बहुत सारी बुक्स में इक्वल टू 0 वाला केस लेते ही नहीं, और बहुत सारी बुक्स में लेते हैं। द आइडिया इज बेसिकली कि dy बाई डी एक्स इज नॉट चेंजिंग इट साइन, है ना, तो वो बस ग्रो कर रहा है तो ग्रो कर रहा है, ऐसा है। सर मुझे 4-5 मिनट से आवाज नहीं आ रही थी और मैं चैट में बोल भी रहा था, पर उसके बाद स्क्रीन फ्रीज हो गई। अरे यार मैंने पढ़ा नहीं, आपका मैसेज आया भी नहीं। अच्छा सॉरी। अच्छा ठीक है, आप लेक्चर नहीं कर सकते आज, देख लो अगर कोई दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बोल रहा है हमेशा पॉजिटिव होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव कब होती है? हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब वो हवा में लटकी हुई हो ऐसे,
और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पहले से ही दिया हुआ अपने को 3 तो बचपन से पॉजिटिव है, और अगर 3 पॉजिटिव है तो ये इसका पैराबोला जो बनेगा वो हमेशा ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड बन ही नहीं सकता है। ये क्लियर है आपको? दूसरी बात, अगर ये ओपनिंग अपवर्ड बनेगा तो ये ऐसा केस बनेगा। इस केस में क्या कंडीशन लगाते हैं अपन? d less than 0। यस, खत्म, d लेस देन 0। कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे, ये यही सेम डाउट एक बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप में पूछा था अभी रिसेंटली। तो क्या होता है ना, आप भूल गए एकदम। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको पहली बार में समझ में आया तो कर पाओगे। अगर ग्राफ हवा में लटका मतलब उसके रूट नहीं है भाई, रूट नहीं है तो उसका डी नेगेटिव रहा होगा, बस खत्म। ठीक है, अच्छा ये जीरो होना भी अलाउड है, यहाँ पे ग्राफ जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ग्राफ कैन एक्चुअली टच द एक्स एक्सिस एज वेल, क्योंकि उससे वो नेगेटिव, सॉरी उससे वो जीरो हो जाएगा, बट ना वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए इसको और नीचे आना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ टच कर सकता है। तो दो ग्राफ्स पॉसिबल है बेसिकली, ये ब्लैक वाला और ब्लू वाला। ब्लू वाले के हिसाब से डी नेगेटिव होना चाहिए, ब्लैक वाले के हिसाब से डी जीरो भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। सो डी लेस देन इक्वल टू जीरो लगाया मैंने, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो ब्लू वाला है और इक्वल टू जीरो ब्लैक वाला है। आई होप अपन ने इतना क्वाड्रेटिक पढ़ा है कि आपको इतना तो याद हो गई है ना। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आप खुद से सॉल्व करो, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये वाली चीज देखो इधर आरएचएस में देखो, अब आपको बोल रहा है कि या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव हो। अब यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा नेगेटिव होना है, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव होने का हमेशा नेगेटिव कब होती है? जब उसका ग्राफ उल्टा लटका हुआ हो। उल्टा लटका हुआ हो तो उल्टा लटकने का भी एक तरीका होता है भाई, कि आपका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पहली बात तो पैराबोला आपका सीधा ही बनेगा, उल्टा बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो उल्टा बन नहीं सकता तो उल्टा लटक भी नहीं सकता। सीधा लटक भी जाएगा अगर, तो भी आपको जीरो रूट्स वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। कुछ बच्चे बोलते कि सर ये देखो ना सीधा लटक गया। अबे यार ऐसा मत करना है ना, ऐसे एकदम छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, आप लोग ऐसा मत सोचना कि सीधा भी लटक गया और रूट्स भी नहीं आ रहे। ठीक है, पहली बार में हमेशा हर बच्चा ये डाउट पूछता ही है, लेकिन ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है, रूट तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये उल्टा लटक नहीं सकता है, ग्राफ उल्टा ही नहीं हो सकता, तो उल्टा लटकेगा क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से आपको 5 मिल जाएगा, ये वाले सेट से 5 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर देखिए क्या आता है। यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा ना, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये 4 कॉमन ले लेंगे अपन, तो 3 2 3 6 है। ए प्लस 2 का होल स्क्वायर। अद्वैत आपने जो आंसर दिया था ना उसको भी अपन करेक्ट बोल सकते हैं, बट वो आंसर्स पे, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। dy बाई डी एक्स जीरो होना वो कंसिडर ही नहीं करते। ओके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6a इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो याद आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करो यार इसको, कुछ गलती हुई है कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 6a, 4 3 12, 12 3 36, 4 अरे यार क्या कर रहे हो भाई, 9 आएगा ना इधर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4a, 2 2 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 है। ओके, मिस्टेक हो गया था, ठीक कर लो प्लीज। a माइनस 2 इंटू a माइनस, सॉरी a माइनस 4 इंटू a माइनस 1, ये आ जाएगा, चेक करो, मेरे ख्याल से परफेक्ट है। a बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट, 1 से 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मान लो आपको ऑप्शन में सिर्फ ये दिया हो 1 से लेकर 4 और ये क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया हो, तो आप ये टिक कर लेना। कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शंस वाले आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करते, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में ना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा वो क्लोज ओपन ब्रैकेट में, इतना लोड मत लेना। ठीक है, मैं आपको लेकिन हमेशा क्लोज ब्रैकेट इसीलिए बताता हूं
ताकि अगर ऑप्शंस में क्लोज ब्रैकेट आ गए तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने सिखाया था कि क्लोज ब्रैकेट आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्लोज ब्रैकेट से ही बताता हूं। अगला क्वेश्चन करो। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 0 से इंफिनिटी से लेकर 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हर कोई ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। आपको फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फ्राइडे आने वाला है अपना, है ना, आर डी शर्मा सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। 3 दिन 3 चैप्टर्स 3 एक्सरसाइज। फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। ट्राई करना चाहोगे? कैसे करते हैं एफ इनवर्स? एक्स को अकेला कर दो और सब कुछ y के टर्म्स में लिख दो, फिर चुपके से x और y को इंटरचेंज कर दो, आ जाएगा इनवर्स। ट्राई करो। मुझे पता है यहाँ पे आप फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे, इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई करने को। 2 मिनट करो ट्राई, देखते हैं आपसे इनवर्स आता है कि नहीं आता है। क्या बात है अमर, पहले से करके बैठे हो क्या क्वेश्चन? 2 इनवर्स आएंगे इसके, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक फंक्शन के 2 इनवर्स कैसे हो सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं ना, आपको x को अकेला करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? y दिया हुआ है हमको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, हाँ भाई क्या करूंगी बताओ? एलसीएम ले लेंगे अगर अपन, तो भी नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, इसको लिख देते e की पावर x प्लस 1 बाय e की पावर x अपॉन 2। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू e की पावर में x का स्क्वायर, दिख रहा है ना, प्लस 1 अपॉन e की पावर में x। किसी से हुआ अकेला? x को अकेला किया किसी ने? e की पावर x प्लस 1। क्या करूं यहां से मैं, बताइए? एक और स्टेप लिख देता हूं, e की पावर x का स्क्वायर माइनस 2y इंटू e की पावर x। अच्छा, प्लस 1। क्या चमक रहा है ये देख के? व्हाट शुड आई डू? मैं तो e की पावर x को अलग नहीं कर पा रहा हूं, कैसे करें? आप क्या करो, e की पावर x को ना t मान लो, क्योंकि ये e की पावर x पे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो e की पावर x को 2 मिनट के लिए t मान लो, तो आपको ना कुछ अच्छा दिखाई देगा, टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1। क्या आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हो? व्हाई नॉट, बिल्कुल फैक्टराइज कर सकते हो। इसमें आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1। ठीक है, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 ही रहेगा, अपॉन 2a। ये आ गया टी का वैल्यू। ठीक है, अच्छा टी था क्या? टी वॉज e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर x का वैल्यू आया है। रुको मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां से देखो इधर हर कोई प्लीज, फिर मेरे से आप डाउट पूछोगे इसलिए देख लो।
ये 2, और यहां से भी 4 और 4 जब बाहर आएगा 2 बन के बाहर आएगा, अरे अंडर रूट के बाहर आएगा ना 4, यहां से 4 कॉमन आएगा, फिर वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 बनकर आएगा, तो ये वाला 2 और वो वाला 2 कॉमन आएंगे, तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा, सब कटेगा ना, तो देखना आप बचता क्या है, y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। चेक किया? रिचा लेट हो गया आज आप आने में। ओके, अब x को अकेला करना है तो क्या करूं, x को नीचे उतारना है, किसी भी वेरिएबल को नीचे उतारना होता है तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log ऑफ e टू द पावर x, और इधर भी RHS का भी log ले लेंगे, तो log ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, log e बेस पर है तो x नीचे आ जाएगा, ये आ गया, और log e बेस e 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा, दो इनवर्स आ रहे हैं, अभी देखो x को अकेला कर दिया मैंने, ठीक है, तो आप x की जगह y और y की जगह x डाल दो, तो यहां पर y डालेंगे और यहां पर x पुट कर देंगे, इनवर्स आ जाएगा, लेकिन दो इनवर्स आ रहे हैं, log ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसमें दो इनवर्स छुपे, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, ये प्लस के साथ एक इनवर्स आएगा, y का एक वैल्यू आएगा, और माइनस के साथ भी y का एक वैल्यू आएगा, तो दो वैल्यू हो जाएंगे y के। कैसे चेक करें अपन, log e बेस पर है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, सर दूसरे वाले में तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना? कैसे नेगेटिव हो जाएगा बताओ? मतलब देखो पहली बात तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट जो है वो x से तो छोटा है, स्क्वायर माइनस 1 छोटा है x से, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही लिखी हुई क्वांटिटी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ये वाला इनवर्स है असली या ये वाला इनवर्स है, क्योंकि दो इनवर्स तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव ही है ये, नेगेटिव नहीं है ना, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ प्लस होता अगर तो आप बोल देते कि हाँ ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, समझ में आ रहा है आपको, भावनाओं को समझो। क्या कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन आप इस मोड में ना बहुत बार फंसोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप ऐसे फंसोगे, तो व्हाट शुड वी डू, फंक्शन का ये जो डेफिनेशन है इसको दोबारा लिखो। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 0 टू इंफिनिटी से लेकर 1 से इंफिनिटी, ओहो हाँ जी, ये है फंक्शन का डेफिनेशन। तो आप इनवर्स का जो डेफिनेशन होगा एफ इनवर्स का, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ये वाली चीज पहले आ जाएगी 1 से इंफिनिटी और ये वाली चीज बाद में आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ना आप क्या करो, इस इनवर्स में पुट करके देखो कुछ खूबसूरत नंबर, कुछ खूबसूरत नंबर पुट करके देखो, इसको कहते हैं अपन तुक्काबाजी, तुक्केबाजी से हो जाएगा। आप देखो कि आप फंक्शन में, फंक्शन के इनवर्स में क्या क्या पुट कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से इंफिनिटी है ना, आपको 1 से इंफिनिटी डालना है, डाल के देख लो यार, 1 डाल के देखो, तो 1 डाल के देखते हैं ना, ये 1 को पुट करके देखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, आराम से शांति से, 1 प्लस यहाँ पे डालो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ log 1 आ रहा है। अच्छा log 1 का वैल्यू क्या था 0, क्या 0 एक्सेप्टेबल है, यस यस यस, 0 इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो मेरे को अभी ऊपर वाले से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाले पे भी 1 डालेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0, और फिर से log 1 आ गया, अरे यार ये भी 0 दे रहा है, मतलब यहां पर भी एक्सेप्टेबल है, फिलहाल मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं है इससे,
तो 1 पे मजा नहीं आया, कोई और नंबर डाल के देखो, कोई और नंबर डाल के देखो, 2 डालते हैं, 1 मिनट, ठीक है 2 डाल के देख लो, ठीक है, इधर 2 डालो ऊपर, तो 2 + 2² -1 कितना हो जाएगा बेटा, 3 √3 कितना होता है 1.73, तो ओवरऑल कितना हो गया 3.73, लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 क्या होगा, लॉग का ग्राफ तो मेरे को आता है, ये रहा, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग, ये होता है पॉइंट x इज इक्वल टू 1, लॉग में अगर अपन 1 से बड़ा नंबर डालेंगे ना, 1 से बड़ा नंबर मतलब 3 यहां कहीं आएगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो डेफिनेटली 0 से इंफिनिटी पर तो फॉल करेगा ही करेगा, निश्चित तौर पे। अरे फील आ रही है ना यार, फील आना जरूरी है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकाल रहा हूं, तो अभी मेरे को फिलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले फंक्शन पर भी 2 डाल के देखते हैं, इस पे 2 डालिए, 2 माइनस √3 कितना आ जाएगा 0.73, अरे 2 माइनस 1.73, यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3 का वैल्यू 1.73 रख दोगे तो 0.27 के आसपास कुछ कुछ आ जाएगा रफली, और उसका आपको लॉग लेना है, तो 0.27 का लॉग पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बताइए, ये रहा 0.27, इसका लॉग ना आपको नीचे मिलेगा कहीं नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी नहीं, बट वॉट एवर द आंसर बी इट विल बी नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसकी रेंज में सिर्फ 0 से बड़े नंबर आने चाहिए, हमारा तो नेगेटिव नंबर भी आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो इनवर्स है ये गलत इनवर्स है ना, ये धोखेबाज है, इसको आप हटा दो, सिर्फ ऊपर वाला इनवर्स करेक्ट है। क्या करोगे आप, पहले ये लिखोगे एंड इसका सिंपल सा ट्रिक है कि स्टार्ट पुटिंग ब्यूटीफुल वैल्यूज, स्टार्ट पुटिंग ब्यूटीफुल वैल्यूज such as x is equal to 1 2 etc, बहुत बड़ा नंबर, आप कुछ बच्चे यहाँ 50 रख देंगे, अबे इतना मेहनत मत करो ना यार, आसान नंबर होगा, मैं तो 0 रखना चाह रहा था, बट 0 इसकी रेंज में, इसकी डोमेन में ही नहीं है 0, इनवर्स की, इनवर्स में 0 रख ही नहीं सकते आप, मैं तो वो रखता वरना, ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इनवर्स का, इसमें इनवर्स निकालना भी मुश्किल था, इनवर्स निकालने के बाद दो दो इनवर्स आ गए, उनको सेपरेट करना भी मुश्किल था, मुझे पता है कि कुछ बच्चे फड़फड़ा गए होंगे कि सर 2 रखने के बाद हुआ क्या, अबे खुद से रख के देख लो ना यार, पूरी तरह से रिलाय मत करो, पूरी तरह से रिलाय मत करो, यहाँ पे आप खुद से डालो 2, यहाँ पे डालो, देखो 3.37 आएगा, इसका लॉग डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा चलेगा, सब खुद से करके देखो यार। देखो इधर f इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, से लेके 1 से इंफिनिटी, and f of x is equal to e to the power x by 2 plus e to the power minus x by 2 upon 2. Find f inverse x. ठीक है, कर पाओगे क्वेश्चन सॉल्व, क्या ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, आई होप आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे, है ना, ये मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, एकदम सेम क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं इसको जरूर करवाता, ठीक है, करके देखो, आगे बढ़ते हैं अपन, लिखिए अगला टॉपिक पीरियोडिक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, अपने को नहीं लगेगा क्योंकि अपन एकदम फील के साथ करेंगे, देखो पीरियोडिक फंक्शंस,
सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में। चलो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखो ऐसा फंक्शन जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है कि उसमें अगर अपन ने कोई भी इनपुट x प्लस टी डाल दिया, किसी फंक्शन में अगर अपन ने इनपुट x प्लस टी डाल दिया और वो दोबारा फंक्शन f ऑफ x के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर अपन ने इनपुट में x प्लस टी डाल दिया, अब यहाँ पे t क्या है? t इज सम नंबर, सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और अगर कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी दोबारा f ऑफ x के बराबर हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन पीरियोडिक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन ना इससे अपने को कुछ समझ में आता नहीं है, कुछ खास समझ में नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे कि साइन एक्स की बात करते हैं अपन, है ना। अच्छा, उसके पहले भी मैं कुछ और तरीके से समझाता हूं। पीरियोडिक फंक्शन में होता क्या है कि एक फंक्शन जिसका ग्राफ ना कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट करता है, जैसे कि साइन एक्स का एक साइकिल होता है 0 से लेकर 2 पाई तक का। अब ना क्या होगा कि यही सेम साइकिल बार बार रिपीट करेगा, द सेम साइकिल विल गो ऑन रिपीटिंग, सेम सेम साइकिल दोबारा फिर से बनेगा। ये क्या हो जाएगा 4 पाई। फिर अगली बार भी आपको जो सेम साइकिल जो है ना वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये पता करना है कि मिनिमम कितने लेंथ पर ग्राफ रिपीट हो रहा है। एज इन अगर अपन पीछे ये ग्राफ बनाते हैं, ये अब आप देखो कि किस लेंथ पर ग्राफ रिपीट होना चालू हो गया है। ये वाली लेंथ पर ग्राफ रिपीट हो रहा है, मतलब इतने इंटरवल पे ग्राफ बार बार वही वही शेप ले रहा है, द शेप इज रिपीटिंग। तो ये जो इंटरवल है ना, ऐसा स्मॉलेस्ट इंटरवल जो होगा उसको अपन पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है इन द केस ऑफ साइन वो हो गया 2 पाई। तो साइन का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई हो गया। इसका ग्राफिकल मीनिंग ये हो गया। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जिनका ग्राफ रिपीट होता है कुछ फिक्स्ड इंटरवल पर। ग्राफिकली इसको समझना बहुत आसान है, थोड़ा थेरेटिकली समझना मुश्किल होता है। अब देखो मैं इसको है ना थेरेटिकली समझाता हूं, ये वाली चीज से भी। साइन का पीरियड कितना हो गया? साइन का पीरियड हो गया 2 पाई। तो पीरियड को अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी फिलहाल इसको सिर्फ ऐसा लिख देता हूं कि साइन का पीरियड हो गया 2 पाई। ओके, तो क्या समझाया मैंने? अगर ग्राफ कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करने लग जाता है तो वो स्मॉलेस्ट इंटरवल जहां पर ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। अभी ना साइन की बात अपन ने करा, साइन का पीरियड 2 पाई आया। थेरेटिकली देखो होगा क्या ना कि अगर आप साइन में x की जगह x प्लस पीरियड डाल दोगे, साइन में x की जगह x प्लस पीरियड डाल दोगे, तो आपको है ना बदले में क्या मिलेगा बताइए? साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो दोबारा वही फंक्शन मिल जा रहा है। तो ये t जो है ना, ये जो t है ये इस फंक्शन का पीरियड कहलाएगा, क्योंकि वो t इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन में अपन ने x प्लस टी डाला और दोबारा फंक्शन मिल गया। तो वो जो t है दैट इज द पीरियड। कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे, हमेशा बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन ऑफ x प्लस 4 पाई कर लो, वो भी तो साइन x आता है, तो 4 पाई भी तो पीरियड हो जाना चाहिए। मैंने कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए पीरियड, लेकिन हम हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t ढूंढते हैं। ऐसे तो आप 6 पाई कर लो, साइन ऑफ x प्लस 6 पाई, साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? अगेन इवन पाई। अरे यार इवन पाई कोई भी ले लो, इवन पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचोगे ना। साइन ऑफ इवन पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा ही मिलेगा आपको। तो ऐसे तो आपका पीरियड जो है 6 पाई भी हो सकता है। यार अपन स्मॉलेस्ट लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट लेते हैं अपन। 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t जिसके लिए साइन ऑफ x प्लस टी साइन x के बराबर हो जा रहा है। तो अपन ने क्या सीखा कि कोई फंक्शन अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पीरियोडिक होगा, और इस रिलेशन में जो t इन्वॉल्व हो रहा है वो t इसका पीरियड कहलाएगा। ग्राफिकली उसका मतलब होता है कि उस t लेंथ पर उस फंक्शन का ग्राफ जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है। चलो, तो थ्योरेटिकली अपने को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है पीरियड का। बहुत डिटेल में अभी अपन ने देखा नहीं है, एक हल्का सा आइडिया लगाया ताकि मैं आपको डेफिनेशन लिखवा सकूं। मैं आपको इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। लिखो, अ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक
if there exists a positive number t, और वो t पॉजिटिव होना चाहिए ना, पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे अपन, called period of the function such that f of x plus t, एक छोटा नंबर t ऐसा एग्जिस्ट करता है जो पॉजिटिव है, सच दैट f of x plus t दोबारा f of x के बराबर हो जाए for all values within the domain, for all values of x within the domain of x. Within the domain of x. ठीक है, अब देखो बात समझना मेरी है ना, ध्यान से सुनना। अगर कोई ग्राफिकली, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन टी 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 इंटरवल पे उसका ग्राफ बार बार वही शेप ले रहा है, जैसे ये 2 पाई इंटरवल पर जो शेप आ रहा है वही सेम शेप नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल पर भी आ रहा है, वही नेक्स्ट शेप नेक्स्ट 2 पाई इंटरवल पर भी आ रहा है, मतलब ग्राफ जो है ना वो बार बार सेम तरह से रिपीट कर रहा है। तो कितना स्मॉलेस्ट इंटरवल है जहां पर वो रिपीट कर रहा है, 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर 4 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, देखो उसकी बात भी गलत नहीं है। अगर उसने पूरे 4 पाई इंटरवल का ग्राफ बनाया तो ये ब्लैक वाला ग्राफ बनेगा, ये ब्लैक वाला ग्राफ, और दूसरे में ये वाला ग्राफ बन जाएगा। 4 पाई इंटरवल का अगर आप ग्राफ लेते हो तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये भी तो रिपीट कर रहा है। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि इतना शेप जो है वो रिपीट कर रहा है, बिल्कुल बोल सकते हो। 2 पाई भी पीरियड है और 4 पाई भी पीरियड है, लेकिन स्मॉलेस्ट जो इंटरवल आता है जहां पर ग्राफ रिपीट कर रहा है ना, उसको अपन फाइनल पीरियड बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ये ग्राफ, तो है ना ये 4 पाई इंटरवल पे भी रिपीट करेगा, और सिमिलरली ये 6 पाई इंटरवल पे भी रिपीट करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज समझो आप, कॉज ऑफ 6 पाई प्लस थीटा भी साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो 4 पाई पे रिपीट करेगा, 6 पाई पे रिपीट करेगा, तो आप है ना ये चीज हर फंक्शन के लिए कह सकते हो कि फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होगा, और वही चीज एफ ऑफ एक्स प्लस 2t के बराबर भी होगा। डबल पीरियड में भी आप अगर इसको अप्लाई करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, और यही चीज एफ ऑफ एक्स प्लस 3t के बराबर भी होगा, एंड सो ऑन। यस बोलो। अब यहां पे लिखो ग्राफिकली इट मींस, graphically it means the smallest interval for which the same shape of the graph repeats। ठीक है, और नीचे डायग्राम बना लो। आई होप आपने डायग्राम पहले ही बना लिया होगा, लेकिन नहीं बनाया तो अच्छी बात है। अब अपन है ना कुछ कॉमन फंक्शंस का पीरियड लिखते हैं, लिखिए पीरियड ऑफ सम कॉमन फंक्शन।
पीरियड ऑफ सम कॉमन फंक्शंस। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होता है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है? और साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। अच्छा, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, हमने अभी भी देखा है। सेम गोज विद कॉस एक्स, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल होगा ना, उसका पीरियड भी 2 पाई होगा। ठीक है, जितने इंटरवल में साइन एक्स रिपीट कर रहा है उतने ही इंटरवल में उसका रेसिप्रोकल भी रिपीट करेगा भाई। और सेक एक्स का भी 2 पाई होता है। तो ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके पीरियड क्या होते हैं? 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। फिर आता है अपने पास tan x। ठीक है, tan x बोलता है कि हमें अपने में मत गिनिए, हम अलग है। ठीक है, और cot x बोलता है कि हम भी इन सबसे अलग है। तो tan x और cot x का पीरियड होता है पाई एंड पाई। याद रखने के लिए थोड़ा कलर चेंज करके बताया मैंने आपको भी समझाया नहीं कि इनका पीरियड पाई क्यों होता है, बस मैंने बता दिया है कि इनका पीरियड पाई होता है। इनका मैं समझाऊंगा नहीं, ग्राफिकली आप समझ सकते हो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो ऐसा कह सकते हो कि tan ऑफ x प्लस 2 पाई ये दोबारा tan x के बराबर हो जाता है। तो कोई ऐसा t तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए tan ऑफ x प्लस टी दोबारा tan x के बराबर हो जाए। तो उस t को हम पीरियड क्यों नहीं बोल रहे? यार आप बोलोगे ना 2 पाई पे ऐसा हो रहा है, मैं कहूंगा कि पाई पे भी ऐसा हो रहा है। देखो tan ऑफ x प्लस पाई, tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई पे रिडक्शन में चेंज नहीं होता, tan रिमेन्स tan, थीटा रिमेन्स थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। तो x प्लस पाई पे भी ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा। तो छोटे से छोटा वैल्यू जो होता है ना वो आपको रिपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पे पाई आएगा। सेम गोज विद कॉट, सेम लॉजिक फॉर कॉट, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट, पाई स्मॉलेस्ट है। आप अगर ग्राफिकली देखना चाहते हो, tan का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। देखो tan का ग्राफ होता है कुछ इस तरह। ठीक है, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये पॉइंट क्या होता है? पाई बाई 2। ये पॉइंट क्या होता है? माइनस पाई बाई 2। और ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब तो अपने को एकदम याद होना चाहिए यार, है ना? माइनस 3 पाई बाई 2। ये इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पाई का इंटरवल। और देखो ये जो सेम शेप है ना, ये वाला शेप, यही तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो कितनी लेंथ पे रिपीट हो रहा है? पाई लेंथ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, किसी को अगर tan और cot का ग्राफ या नहीं आता है, तो अभी मैं रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पर जाके आप, एक लेक्चर आएगा उसमें लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे लिखा होगा ग्राफ्स, देख के समझ लेना। ठीक है, अगर आपको बाय चांस आपने पढ़ा ही नहीं है लास्ट ईयर, मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने तो पढ़ाया था, बाय चांस आपने नहीं पढ़ा हो तो देख लेना। अच्छा, एक और देखते हैं अपन, अपने कुछ और फंक्शंस देखते हैं। अच्छा बताओ मुझे कि इसका पीरियड क्या होगा? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? एनीवन? 1 आएगा। देखो कैसे, क्योंकि इसका ग्राफ अपने को आता है। हाँ सही है, 1 आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, ये देखो, ये 1 1 1 लेंथ पे रिपीट होता है, 1 1 1 लेंथ पे रिपीट होता है इसका ग्राफ। तो 1 इसका पीरियड आ जाएगा, खत्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? लिखिए नोट, 2 नोट्स लिखवाऊंगा मैं आपको, दोनों बहुत इजी है। देखो जल्दी जल्दी, ये होता है ना एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये होता है एफ ऑफ एक्स के बराबर। ये अपने को पता होता है फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन।
फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो है ना, हमने बोला कि हर जगह आप जीरो रख के देख लो यार, आप इसमें एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, राइट? समझ आया? आप एक्स की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, मैं जीरो रख के देखता हूँ, उससे एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आप जीरो रखोगे ना तो क्या आएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अच्छा, ठीक है, सही है, अच्छी बात है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आएगा। और कुछ देखते हैं। अच्छा, अगर आप सुनना मेरी बात है ना, वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। यार मैं यहाँ पे अगर माइनस टी रखता हूँ एक्स की जगह, माइनस टी यहां पर भी और यहां पर भी, तो एलएचएस में क्या आएगा, माइनस टी प्लस टी। यार चमक रहा है ना, माइनस टी प्लस टी आ जाएगा और इधर एफ ऑफ टी आ जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो आएगा एलएचएस में और इधर आएगा एफ ऑफ टी, एफ ऑफ माइनस टी। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ना एफ ऑफ माइनस टी के बराबर भी हो सकता है। कुछ छोटे मोटे रिजल्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो दोनों तरफ, क्या दिक्कत है, ये एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो हर x की वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो माइनस टी अपन ने ऐसी सोचकर, हमने खुद से सोचा कि माइनस टी डाल के देखते मजा आएगा, तो हमने माइनस टी यहाँ पे डाला, तो माइनस टी प्लस टी क्या आया, जीरो, और यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस टी। तो एफ ऑफ माइनस टी भी एफ ऑफ जीरो के बराबर है, तो ये रिजल्ट बनता है यहां से अपना। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूं आपको ना, इंटरेस्टिंग। यार मैंने तो आपको ये भी पढ़ाया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एंड दिस इज इन टर्न इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, एंड दिस इज इन टर्न इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी, सो ऑन। इन सब में एक्स का वैल्यू जीरो रख के देखते ना, और मजा आएगा। एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ टी आएगा यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टू टी, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ थ्री टी। ठीक है, तो आप देख रहे हो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टू टी, थ्री टी सब बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जीरो के इक्वल, देखो ना यहाँ पे एफ ऑफ जीरो के इक्वल क्या क्या है, एफ ऑफ जीरो के इक्वल ऊपर आया था एफ ऑफ माइनस टी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और एफ ऑफ जीरो के इक्वल एक और चीज आई है, एफ ऑफ माइनस टी, वो भी लिख दिया, एफ ऑफ टी भी लिख दिया, एफ ऑफ टू टी भी लिख सकते हैं, थ्री टी भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, फोर टी भी लिख सकते हैं। तो ये अपना रिजल्ट आता है, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने आरएचएस में लिखा हुआ है। इसका मतलब अपन समझेंगे अभी ना, धीरे से समझेंगे, पहले आप लिख लो। ओके, ठीक है, तो अपने को क्या समझना है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन पे जो आंसर जीरो पर आता है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, अभी सुनो, अभी इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, अब सुनना। जो आंसर आपका जीरो पर आएगा वही आंसर आपका टी पर आएगा, वही आंसर आपका माइनस टी पर आएगा, वही आंसर आपका टू टी पर भी आएगा, थ्री टी पर भी आएगा, फोर टी पर भी आएगा। मतलब साइन को ही देख लो ना यार, साइन को देख लो आप, जो आंसर आपको जीरो पर मिला वही आंसर आपको पहले वाले पीरियड पे टू टी पर मिलेगा, मतलब टी पे मिला, और माइनस टी पर भी वही मिला। सोचो, माइनस टी पर भी आपको वही रिजल्ट मिला, और टू टी पर भी वही रिजल्ट मिला, और आगे थ्री टी पर भी वही रिजल्ट मिलेगा, मतलब सब में रिजल्ट जो आ रहा है वो जीरो ही तो आ रहा है यार, देखो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन में जो आंसर जीरो पर आता है वही आंसर माइनस माइनस टी प्लस टी टू टी थ्री टी फोर टी और एनी मल्टीपल ऑफ टी पर आंसर वही आएगा। ठीक है, तो लिख लो द वैल्यूज एट any multiple of t, any integral multiple of t will be same.
तो अगर आपको बोलता है एक फंक्शन है, उसका पीरियड है 5, एक फंक्शन है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक फंक्शन है उसका पीरियड है 5, फाइंड द वैल्यू एट एफ ऑफ 15, अगर ऐसा बोल देता है तो आप बोलना भाई एफ ऑफ 15 क्या है, एफ ऑफ 15 इज नथिंग बट 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ द पीरियड। तो जो फंक्शन का वैल्यू t पर आएगा वही वैल्यू 15 पर भी आएगा, जो वैल्यू 5 पर आएगा वही वैल्यू 15 पर भी आएगा, या जो वैल्यू 5 पर आ रहा है वो उसके हर मल्टीपल पर आएगा, मतलब 20 पर भी वही वैल्यू आएगा, 25 पर भी वही वैल्यू आएगा, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड पर आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगला लिखिए, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन क्या खुल गया है, inverse of a periodic function does not exist. कॉमन सेंस वाली बात है भाई, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रही है वैल्यूज भाई, मतलब बहुत सारे इनपुट ऐसे होंगे जिन पर वैल्यू सेम आ रहा होगा, बहुत सारे इनपुट पर वैल्यू सेम आ रहा होगा पीरियोडिक फंक्शन में, उसका नाम ही पीरियोडिक है। जैसे ये 0 पर और टी पर, या टी के सेकंड मल्टीपल पे, या टी के थर्ड मल्टीपल पे, या टी के फोर्थ मल्टीपल पे, या माइनस टी पर, सब पर जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन, all the periodic function are many one, hence not invertible, non invertible। आगे लिखिए पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शंस। अगला टॉपिक लिखो पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शंस। ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या होते हैं भाई, फंक्शन में अगर अपन कुछ छेड़खानी कर दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, है ना, सुनना ध्यान से, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, मैंने आपको डे 1 पे शायद बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, किसी भी फंक्शन पर अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं कि मैंने क्या करा, x की जगह x-2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट डज दिस मीन, ग्राफिकली क्या होता है इसका मतलब, कोई मुझको बताना चाहेगा। x में अगर मैंने चेंजेस कर दिए, बोल के बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करने से 2 यूनिट्स आगे जाएगा, समझ में आ रहा है, 2 यूनिट आगे जाने पर, जैसे कि ये साइन x है, अगर ये फंक्शन साइन x है, इसको अगर मैंने 2 यूनिट आगे खिसका दिया, 2 यूनिट आगे खिसका दिया, जैसे ये फंक्शन था ना, इसको अगर मैंने 2 यूनिट आगे खिसका दिया, तो क्या इसका पीरियड चेंज हो जाएगा, मतलब ये पहले जिस लेंथ पर रिपीट कर रहा था, पहले वो इतने इंटरवल पे रिपीट कर रहा था, इतनी लेंथ पे रिपीट कर रहा था, सही बात है, अभी आगे खिसक जाने से क्या उसका रिपीटेशन का इंटरवल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा,
बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज ये लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी भाई, आपने इसको धक्का मार के बस थोड़ा सा राइट साइड कर दिया है। समझ आ रहा है? अच्छा, फील होना चाहिए, मैं रटवाना नहीं चाहता हूं आपको। जनरली बुक में डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर अपन ने प्लस माइनस कर दिया एक्स में तो पीरियड में चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है अंग्रेजी में। मैं आपको कुछ भी वैसा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप भूल जाओगे। तो अगर एक्स में अपन ने कुछ वेरिएबल में अगर अपन ने कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड करा है, इसका मतलब ग्राफ इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पे +2 की जगह ना +a लिख रहा हूं या -a लिख देता हूं। ये करने से क्या होता है, द ग्राफ इज शिफ्टेड, ग्राफ इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली। लेफ्ट और राइट। क्या इससे पीरियड चेंज होगा? नहीं होगा। तो पीरियड विल रिमेन सेम, पीरियड विल रिमेन सेम। अच्छा, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने ऐसा कर दिया, कोई फंक्शन है मेरे पास, उस पर मैंने मान लो बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है, पहले ये बताओ मुझे, कोई भी बोल के बताओ। उसकी रेंज चेंज होगी। हाँ, लेकिन देखो जैसे ये sin x है, सही बात है, दोनों तरफ से स्ट्रेच होगी। बस वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जिन पॉइंट पे वो कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, अभी भी वहीं पे कट करेगा, बस इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये है ना, ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन जहां कट कर रहा था अभी भी वहीं कट करेगा। ये अगर आपको फील है तो आपको कोई नहीं हरा सकता पीरियोडिसिटी में। अच्छा, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पीरियड चेंज हो गया? नहीं, पीरियड थोड़ी चेंज हुआ, अभी भी वो इतने ही इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। जो आपका रेड वाला ग्राफ है ना, वो यहां से यहां तक सेम ग्राफ है, फिर यहां से यहां तक फिर से सेम ग्राफ है, मतलब उसका रिपीटेशन का जो इंटरवल है वो थोड़ी ना बदल गया। पहले वो अभी इतना रिपीट कर रहा है 2 पाई लेंथ पे, और पहले 2 पाई लेंथ इतना था, सेम। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने पे, या फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे, या फिर कुछ भी b टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने पे पीरियड पे चेंज नहीं आएगा। इस बात को मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं फील करा रहा हूं, आप लोग प्लीज उसको लिखे ना तो भी चलेगा। आप ये मत लिखो कि पीरियड विल रिमेन सेम, आप ये लिखो कि ग्राफ, क्या लिखेंगे इसको, अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख लो यार अपनी भाषा में, द एम्पलीट्यूड ऑफ ग्राफ विल चेंज, या ग्राफ विल बी स्ट्रेच्ड वर्टिकली। ग्राफ बड़ा या छोटा हो जाएगा, लेकिन जहां पे कट करता था पहले अभी भी वहीं कट करेगा, तो रिपीटेशन का इंटरवल चेंज नहीं होगा। देखो, द एम्पलीट्यूड विल बी चेंज्ड। जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, हो सकता है b का वैल्यू 1/2 हो। अरे यार 1/2 हो तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा ना, तो डिपेंड करता है। बट पीरियड वोंट चेंज, पीरियड वोंट चेंज, लिखो। तो फंक्शन का पीरियड बाहर मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता है, अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अगर मैंने ऐसा कर दिया y इज इक्वल टू f ऑफ 3x, तो इसका ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है? थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, सोचो। श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है, यस। तो पहले अगर आपका ग्राफ ऐसा था, है ना, तो 3x करने से मैंने आपको बताया था ग्राफ जो हो जाएगा ना वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा और अंदर आ जाएगा। तो 2 मिनट रुको, है ना, थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं नया वाला जो ग्राफ है उसको रेड से बना देना चाहता हूं। हाँ, तो आपका जो नया वाला ग्राफ होगा ना वो ऐसा अंदर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा 3 गुना श्रिंक हो जाएगा, 3 टाइम्स। अच्छा, श्रिंक हो जाने से क्या इसका पीरियड बदलेगा? हाँ, अब पीरियड बदल जाएगा, बिकॉज अब इसका रिपीटेशन का इंटरवल छोटा हो गया है, अभी कम लेंथ पर रिपीट करने लगा है। पहले ये रिपीट कर रहा था ऐसे। ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों ग्राफ को थोड़ा अलग अलग ही बना देता हूं, आप लोग मेरी भावनाओं को समझना है ना।
यस, ऐसे ही रहने देता हूं मैं इनको। पहले जो ब्लैक वाला ग्राफ था ना, वो यहां से यहां तक रिपीट कर रहा था, तो वो जो लेंथ ऑफ रिपीटेशन हो रहा था वो इतना था। अभी जो रेड वाला ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, जो रेड वाला ग्राफ है वो यहां से यहां तक रिपीट कर रहा है, लेकिन वो लेंथ ना छोटा हो गया है। ग्राफ श्रिंक हुआ है तो रिपीटेशन का लेंथ भी छोटा हो गया है, तो अभी पीरियड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। और मैं आपको टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट अगर बताऊंगा तो पीरियड जो होगा वो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करा है ना, तो ग्राफ 3 टाइम्स ज्यादा श्रिंक हो गया है। तो अगर पहले पीरियड t था, तो अब पीरियड ऑफ द फंक्शन विल बी t/3। ठीक है, तो मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं, यहाँ पे 3 की जगह मैं कुछ और लिखने वाला हूं, ABC लिख देते हैं ना, C लिख देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, t/c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, मान लो ये c 3 की जगह 1/3 होता, 1/3x कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ग्राफ श्रिंक नहीं होगा, ग्राफ और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वे में श्रिंक होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा, तो उसका पीरियड अब जो है ना वो और बड़ा हो जाएगा। फील करो यार, मैं रटोगे तो फिर सब भूल जाओगे, है ना? तो ये थर्ड केस में जो होगा, आप क्या लिखोगे, द पीरियड विल चेंज, द ग्राफ विल बी श्रिंक्ड। देखो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, एंड पीरियड विल चेंज। ठीक है, और अगर पीरियड चेंज हो जाएगा तो कैसे होगा, द न्यू पीरियड जो हो जाएगा इस केस में, दैट विल बी t/c। c क्या है बेटा, c ये वाला नंबर है, लिख डालो यहां तक। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखो, मॉड c ले लेना है ना। हो सकता है आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, या यहाँ पे -3x कर दोगे तो भी आपका ग्राफ श्रिंक होना ही होना है, 3 गुना 3 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा। तो अपने को माइनस से मतलब नहीं है, हमको बस नंबर से मतलब है, तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो आप जनरली ये बोल सकते हो, द पीरियड ऑफ cx। अच्छा इधर देखो प्लीज, एक बार और देख लो, अगर मैंने ऐसा लिखा cx प्लस b कर दिया इसको मैंने, अगर है ना, मान लो cx प्लस a कर दिया, चलो cx प्लस a कर दिया, दोनों ही केसेस में आपका पीरियड जो होगा ना वो यही रहेगा। ठीक है, फील कर सकते हो ना इस चीज को, मैं फील कराता हूं, 2 मिनट सुन लो, सुन लो। पहले मैंने क्या करा, ग्राफ को श्रिंक कर दिया, फिर अगर मैं उसमें a ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, अब श्रिंक होने के बाद उसको थोड़ा सा धक्का मार दो, धक्का मार देने से ये लेंथ ऑफ रिपीटेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो cx लिखो या cx प्लस a लिखो, जो आपका पीरियड होगा ना वो हमेशा t/c रहेगा इन जनरल। अब इसको मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूं कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ग्राफ का पीरियड ना सिर्फ और सिर्फ, कोई नहीं सुन रहा है, सुनो ध्यान से, ग्राफ का पीरियड तभी चेंज होगा जब आप x पे कुछ मल्टीप्लाई करोगे, x पे कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ही चेंज होगा, कुछ ऐड करने से पीरियड चेंज नहीं होता है, बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर देने से भी पीरियड चेंज नहीं होता है। ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट करने से भी पीरियड चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ x पर अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ही पीरियड चेंज होगा। क्यों होगा, उसका रीजन अपने को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। द रीजन इज कि ये करने से ही ग्राफ श्रिंक होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल चेंज होता है, अदरवाइज ये करने से आपका ग्राफ बड़ा हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल चेंज नहीं होगा, ये करने से ग्राफ थोड़ा सा खिसक जाएगा इधर उधर, इंटरवल रिपीटेशन ऑफ इंटरवल चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक लिखो पहले। तो इसका फाइनल कंक्लूजन लिख लेना, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन। रिजॉइन कर लो ना पार्थ, आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिख रही है तो। कंक्लूजन ये है कि पीरियड ओनली चेंजेस, पीरियड only changes when some constant is multiplied to x, some constant
इज मल्टीप्लाइड के साथ डिवाइडेड भी लिख सकते हो, बट रहने दो, मल्टीप्लाइड 2x, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। इज दैट ओके? पक्का? चलो, तो मैंने आपको 3 ट्रांसफॉर्मेशन बताए। पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया मैंने ये वाला, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने, सॉरी ये वाला, दूसरा अपन ने ये किया, और तीसरा अपन ने ये किया। यार आपको फील हो रहा है ना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखवाना चाहता था, जनरली यही लिखवा जाता है। फाइनली आपको बुक्स में यही मिलेगा कि पीरियड चेंज होगा जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है? दे डोंट राइट द रीजन, ठीक है? उनको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा रीजन समझाना, तो नहीं लिखते, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलो यार, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका पीरियड बताओ, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x प्लस, सिर्फ 5x लिखो। तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7 cos x। चौथा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7 cos x प्लस 3। पांचवा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 7 cos 2x प्लस 3। ओके, अच्छा पहले केस में जो पीरियड होगा वो क्या होगा? साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है? सबके आंसर सही है, गुड। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो पीरियड जो है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5 हो जाएगा। अरे साइन का पीरियड कितना होता था? 2 पाई, और उसमें अपन ने कोएफिशिएंट में 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई बाय 5 हो गया। तीसरे में देखते हैं। अच्छा तीसरे में पीरियड क्या होगा बताइए मुझे, एनीवन? सेम रहेगा ना, क्योंकि बाहर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका ग्राफ बस बड़ा हो गया है, रिपीट तो उतने में ही करेगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई। यहां पर बताइए पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा? इस केस में, फोर्थ केस में पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन ने क्या करा, बाहर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब ग्राफ बड़ा हो गया है, फिर इधर प्लस 3 कर दिया मतलब ग्राफ को अपन ने बस थोड़ा सा धक्का दे दिया है, सिर्फ धक्का दे दिया लेफ्ट साइड में। यस आर्य आपका भी सही है, तो ये भी 2 पाई होगा। तो इधर देखेंगे तो यहां पर पीरियड कितना हो जाएगा? हाँ यहाँ पर देखो x पे कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो x पे कुछ मल्टीप्लाई होता है ना, बस तभी पीरियड चेंज होता है। आप इतना याद रख लोगे तो भी ठीक है, बट मैं रटवाना नहीं चाहता हूं आपको, रटो मत, पता होना चाहिए व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय 2, दैट इज पाई, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x। ठीक है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, और बाहर में 5। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में पीरियड क्या होता है? 1। सही आपके आंसर, गुड, वेरी गुड। अगर आप बहुत जल्दी दे पा रहे हो ना आंसर, तभी आपको समझ में आया है, तब जरा भी टाइम लग रहा है मतलब आपको समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात, क्वेश्चन देखते ही समझ लिख पा रहे हो अगर, तो ही आपको पीरियोडिसिटी आती है। ये हो जाएगा 1/5, बिकॉज यहां पर x से मल्टीप्लाइड है 5। यहां पर आप देखोगे ना तो पीरियड सेम रहेगा, बिकॉज x माइनस 3 कर देने से ग्राफ बस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई कर देने से ग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस। तो इसका पीरियड आ जाएगा 1/1, सिर्फ 1 आ जाएगा।
गुड, एक्सीलेंट। थोड़ा सा ट्यून चेंज करते हैं। देखो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई एक्स, इसका पीरियड बताइए। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। क्या बात है सर, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हो, गजब। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ tan x। पहले कॉस लिख लो, चलो। y is equal to modulus of tan x। यहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो देख लो आप। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना नीचे वाले, ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको ग्राफ आता है। सोचो। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो इसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले तो t इज इक्वल टू कॉस का पीरियड होता था 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाइड है तो उसको अपन पीरियड में डिवाइड कर देंगे, मतलब 1। अच्छा, साइन x का पीरियड क्या होता था 2 पाई, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस है तो होगा क्या कि साइन ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ना अब ऐसा बनेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यार, है ना, कई बार बताया मैंने। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब इसका ग्राफ जो है वो पाई इंटरवल पे रिपीट करने लगा है, तो आप लिखोगे कि पीरियड इज पाई। यहां पर देखोगे अगर आप कॉस के बारे में, लास्ट वाला चेक करो एक बार और। कुछ लोगों का लास्ट वाला गलत है, बहुत सारों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। कॉस का जो फंक्शन होता है वो ऐसा बन जाएगा मॉड के साथ। ये आपको मैं पूरा बता चुका हूं, पूरा मिरर इमेज लेना पड़ता है। अगर पूरा मॉड ले लिया तो कंप्लीट मिरर इमेज लोगे आप। तो यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा, यहां पर पीरियड हो जाएगा फिर से पाई, क्योंकि अब ये पाई पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। tan x की बात करते हैं। tan x का ग्राफ ना ऐसा होता है। लास्ट भी पाई। देखो भाई, ये ग्राफ होता है tan x का। थोड़ा ढंग से बनाने दो यार। यार देखो, जब भी आपको पूरा मॉड लेना होता है तो आप क्या करते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको यहां से हटा के इसका मिरर इमेज ले लोगे, तो इसका मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका भी मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा और नीचे वाला हटा दो। तो ये जो शेप है ना, यही वाला जो शेप बन रहा है फूल जैसा, ये बार बार रिपीट करेगा। यही शेप इधर भी आएगा। तो कितना इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, ये होता है -π/2, ये होता है +π/2। तो ये रिपीट करेगा पाई इंटरवल पे। तो इसका पीरियड जो हो जाएगा लास्ट वाले का, वो हो जाएगा पाई। कोई रिजल्ट मत बना लेना कि मॉडुलस लेने पर पीरियड हाफ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे सोचते हैं ऐसा। यहां पर देखो, मॉडुलस लेने पर पीरियड अभी भी सेम है, द सेम शेप। ये वाला शेप जो रिपीट कर रहा है ना, वो पाई पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। ओके, तो अपन ने कितने पॉइंट लिख लिए थे। ट्रांसफॉर्म, पहला ट्रांसफॉर्मेशन देखा था अपन। ठीक है, गुड। अगला लिखे साइन स्क्वायर एक्स। अगला लिखो साइन क्यूब एक्स। नेक्स्ट है साइन की पावर में 4x।
साइन की पावर में 5x, यहां लिखो cos स्क्वायर x, cos क्यूब x, चार चार के पेयर में आंसर दे सकते हो आप, cos की पावर में 4x। ये सारे क्वेश्चंस देने के पीछे एक पर्पस है। मैं आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली सिखाना चाहता हूँ। पीरियोडिसिटी के क्वेश्चंस इतने आसान भी नहीं होते। इवन पावर्स पे पाई होगा, ऑड पावर्स पे 2 पाई होगा। गुड। देखो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ अपन एग्जैक्टली नहीं बना सकते, लेकिन आप इतना तो सोचो कि ये ग्राफ जो होगा वो 0 to 1 हो जाएगा। मतलब कुछ काइंड ऑफ ऐसा ही दिखेगा ग्राफ, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखेगा। या आप ऐसा सोच लो कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन को आप फंक्शन में x प्लस टी डाल के देखो तो वो पाई पर ही ट्रू हो जाएगा। आमतौर पर अगर साइन एक्स होता, सिर्फ साइन एक्स होता, तो वो 2 पाई पे ट्रू होता। बट यहां पर साइन एक्स का स्क्वायर है तो वो पाई पे ही ट्रू होने लग जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। माना मैंने माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो उस माइनस को खा जाएगा। अच्छा, सेम थिंग विल हैपन विद पावर 4, वो भी माइनस को खा जाएगा। तो सेम थिंग विल हैपन विद एनी इवन पावर। तो इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं कि साइन की पावर में mx, अगर ये फंक्शन है तो इसका पीरियड दो दो होगा। अगर इसका पीरियड अगर पावर ऑड हुआ, इवन पहले लिख देता हूं, पावर इवन हुई तो पीरियड जो होगा वो पाई हो जाएगा, और पावर ऑड हुआ पीरियड 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको दोबारा से साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहां पे अगर आप पाई प्लस एक्स डालोगे ना तो साइन क्यूब है वो माइनस साइन एक्स बनेगा, फिर उसका क्यूब आएगा वो दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। मजा नहीं आया, सेम नहीं आया ना, तो ये 2 पाई पर ही होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो इस केस में 2 पाई ही होगा, इस केस में पाई होगा। सेम इधर यहां पर भी क्या होगा, 2 पाई होगा, नहीं यहाँ पे पाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 पाई होगा। ऑड पावर में 2 पाई होगा और इवन में पाई होगा। ठीक है, सेम गोज विद दिस थिंग, सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। स्क्वायर है तो इसका मतलब पाई पे काम हो जाएगा, नेगेटिव आएगा लेकिन वो स्क्वायर उसको ठीक कर देगा। यहां पर नेगेटिव आएगा, क्यूब उसको ठीक नहीं कर पाएगा, तो आपको 2 पाई लेना पड़ेगा। पावर 4 को ठीक कर देगा नेगेटिव, लेकिन पावर 5 को नेगेटिव ठीक नहीं कर पाएगा। तो सेम थिंग विल गो विद कॉस। इसको आप जनरलाइज कर दो, y इज इक्वल टू कॉस की पावर mx। इसके 2 पीरियड होंगे, ठीक है। तो पहला पीरियड इसका क्या होगा, आइदर इसका पीरियड पाई होगा या तो फिर 2 पाई होगा। सेम लॉजिक, अगर ऑड हुआ और अगर इवन हुआ। अगला लिखे पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता है, देखो
आप मेरी बात सुनोगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, सुनना लेकिन ध्यान से। अगर कोई फंक्शन कॉम्पोजिट है, जैसे कि मैंने f के अंदर g डाल दिया, ठीक है, तो ये जो नया फंक्शन बना है मेरे सामने hx, अब मेरे को ये बताना है कि fog x पीरियोडिक है या नहीं है। क्या बताना है? fog x पीरियोडिक है या नहीं है। अगर आपने मेरी एक बात सुन ली तो आपको जीवन भर कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जो फंक्शन सबसे अंदर है ना, जैसे यहाँ पे सबसे अंदर g है, दो ही कंपोजिट है, तो उससे काम हो जाएगा अपना। सबसे अंदर जो फंक्शन है g, अगर ये वाला फंक्शन खुद पीरियोडिक है तो ये ओवरऑल कंपोजिट को भी पीरियोडिक कर देगा। एंड ऑफ द डिस्कशन, नो एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री थोड़ी, ठीक है, ऐसा हमेशा होगा। सबसे अंदर वाला अगर पीरियोडिक हुआ तो वो पूरे फंक्शन को पीरियोडिक कर देगा। और इसका लॉजिक भी है, आप मेरे को समझाओगे। कोई मुझे बताना चाहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको है ना फील कराऊंगा, मैं कभी भी रटवाऊंगा नहीं। देखो इधर बेटा, इधर देखो, 2 मिनट लगेगा बस। e की पावर x जो है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? एनीवन, इज इट पीरियोडिक? अरे No. ग्राफ नहीं है ना, इसका ग्राफ पता है ना आपको, कहां रिपीट कर रहा है इसका ग्राफ? रिपीट थोड़ी कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा चेंज कर दूं कि इसमें x की जगह sin x डाल दूं, तो अब ये पीरियोडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर इसमें x की जगह दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर दिया, आपने इसको कॉम्पोजिट बना दिया है। और कॉम्पोजिट बनाने के बाद साइन की क्या आदत है? साइन खुद पीरियोडिक है, मतलब साइन ना नाचता है, साइन डांसेस बिटवीन -1 to 1। तो e की पावर में ना बार बार -1 से 1 की वैल्यूज आएगी। सोचो, e की पावर में आपको बार बार -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1। तो ये जो y फंक्शन है वो आपको बार बार सेम आंसर देगा। सोचो, अगर आप 0 से 2 पाई तक के इनपुट डालते हो तो आपको ये सारी वैल्यूज मिलेगी। फिर आप 2 पाई से लेकर 4 पाई तक के वैल्यू डालोगे तो आपको फिर से सेम वैल्यू मिलेगी। तो e की पावर में फिर से सेम नंबर आएंगे, तो आपको फाइनली e की पावर में फिर से सेम 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 नंबर मिलेंगे, सेम 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 आउटपुट मिलेगा। तो हर 2 पाई इंटरवल पे जो ऊपर वाला फंक्शन है वो सेम आउटपुट दे रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन भी तो सेम आउटपुट ही देगा। ठीक है ना? e को इनपुट क्या मिलेगा? बार बार -1 से 1 मिलेगा, तो e भी आपको आउटपुट हर बार -1 से 1 में देगा। तो आप ये समझो कि अगर सबसे अंदर वाला फंक्शन कॉम्पोजिट है तो आप क्या बोल दोगे कि ओवरऑल फंक्शन इज कॉम्पोजिट। ये तो चलो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया अपने को कि फॉग और गॉफ में क्या फंडा चलता है। लेकिन सर, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि इस कॉम्पोजिट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? बता सकते हो मुझे? पीरियोडिक होगा माना हमने, बट क्या पीरियड होगा? क्या वो जी के बराबर होगा? तो उसका आंसर है मे बी नॉट। हो सकता है कि पूरे फॉग का पीरियड जो है वो जी के बराबर हो, या जी से कम भी हो सकता है, जी से ज्यादा नहीं होगा। अब जी से कम क्या होगा उसका रीजन मैं आपको थोड़ा धीरे से दूंगा, पहले इसको अंग्रेजी में लिख लो, फिर मैं आपकी क्लास खत्म कर दूंगा। अभी अपन ने फील करा, इसी चीज को अपन अंग्रेजी में लिख देंगे, ठीक है? इफ एफ ऑफ एक्स, या ऐसा लिखो, इफ जी ऑफ एक्स हैज अ पीरियड of t, then समझ लो यार, इसको बीच में छोड़ना नहीं चाहता हूं, इस कारण थोड़ा 5 मिनट ज्यादा पढ़ लो। देन पीरियड ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन f of g of x इज ऑल्सो t। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जनरली क्या होता है ना, जो अंदर वाले का पीरियड होता है वही ओवरऑल पीरियड हो जाता है, जनरली ऐसा होता है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है? तो मैं इसको कोई रूल नहीं बता रहा हूं, आपको लॉजिक बता दूंगा, आप समझ जाना। इस t, if there does not exist, if there does not exist, मैं क्या लिखने वाला हूं पता है? अगर कोई छोटा नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए पीरियोडिक हो जाए तो t होगा। if there does not exist any positive number, any positive number
k which is less than t, for which f of g of x plus k is equal to f of g of x, for which this holds true for all x belonging to the domain of function. समझेंगे यार, शांति रखो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। अगर f of x हमारे पास है, साइन के अंदर कोई पीरियोडिक फंक्शन डाल देते, तो साइन ऑफ cos x डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या आएगा बताइए। अंदर वाला फंक्शन देखो, अंदर वाला फंक्शन क्या है, cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसका पीरियड भी 2 पाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब f of x plus 2 पाई जो होगा ना, वो दोबारा f of x के बराबर होना चाहिए। दैट इज f of x plus 2 पाई यहां पे रखो, तो हो जाएगा साइन ऑफ cos of x plus 2 पाई, ठीक है। अच्छा बताओ cos of x plus 2 पाई क्या हो जाएगा, cos x अगेन, तो ये फिर से साइन ऑफ cos x हो गया। बिल्कुल, इसका पीरियड जो है देयरफॉर पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। अब आप मेरे को बताओ कि कोई ऐसा और नंबर एग्जिस्ट करता है क्या जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू होल्ड हो सके। कोई ऐसा और नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए f of x plus 2 पाई ट्रू हो सके। यार ये पूरा बिगड़ गया है, कैसे हुआ। नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं करता है। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। मान लो f of x अगर ये हो गया cos of cos x, बताइए इसका पीरियड क्या होगा। क्या ये पीरियोडिक होगा, पहला सवाल। यस, बिकॉज सबसे अंदर में जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, तो वो पूरे फंक्शन को, पूरे माहौल को पीरियोडिक कर देगा। दूसरी बात, अगर ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। एनीवन, कोई बच्चा सोचेगा कि 2 पाई, क्योंकि cos का पीरियड 2 पाई, बिल्कुल सही बात है, इसका पीरियड 2 पाई सही है। क्या 2 पाई से छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए f of x plus t f of x के बराबर हो जाए। यहाँ t लिख लो ना, यहाँ पे t लिख लो, या तो चलो 2 पाई रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। सोचो अगर आपने f of x plus पाई चेक करा, तो cos of x plus पाई, अच्छा cos of पाई प्लस थीटा क्या होता है, एनीवन। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे यार 180 का रिडक्शन है, cos रिमेंस cos, थीटा रिमेंस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो यहां पर अंदर क्या आ जाएगा, cos of माइनस cos x, ठीक है। अपने को तो ये भी पता है कि cos of माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस साइन को चबा जाता है, तो cos थीटा ही हो जाएगा। तो cos ऑफ माइनस, ये cos ऑफ माइनस ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इज cos x के बराबर, ठीक है। सेम आ गया ना, फंक्शन के बराबर आ गया। तो यार अपन तो सोच रहे थे कि 2 पाई होगा पीरियड, लेकिन पाई पे भी सेम रिलेशन आ रहा है, तो मतलब पाई भी पीरियड है इसका। वो सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि cos की प्रॉपर्टी है ना, cos नेगेटिव एंगल पे भी सेम वैल्यू दे देता है, इसलिए अपन यहाँ पर छोटा पीरियड रिपोर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। हमको क्या लगा था कि 2 पाई आना चाहिए, बट क्या आ गया, पाई आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला जो फंक्शन होता है, अगर वो पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक, और इसका जो पीरियड होता है वही ओवरऑल फंक्शन का पीरियड होगा। लेकिन हमेशा चेक कर लेना, कई बार हो जाता है कि छोटा पीरियड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जनरली अगर आपको चेक करना है ना, तो अगर आपको इसका पीरियड 2 पाई लग रहा है तो आप हाफ को ट्राई करके देख लो, 2 पाई का हाफ, जनरली हाफ पे हो जाता है, या फिर 1/4 पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। सर आपने बाहर का साइन अंदर कैसे भेजा, लेकिन हाँ, बाहर का साइन, मतलब माइनस cos x का।
अंदर कहाँ भेजा मैंने? आप अरे ये थीटा का काम कर रहा है, ये जो गोला मारा ना मैंने, दिस इज थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, समझो इस चीज को, दिस इज एक्टिंग लाइक थीटा। आया समझ में? रुको, ये जो अंदर नहीं भेजा मैंने उसको, बिल्कुल भी अंदर नहीं भेजा है। हाँ, ये जो मैंने येलो से शेड करा है ना, दिस इज थीटा। अरे कॉस के अंदर जो भी लिखा होता है वो उसका ही आर्ग्यूमेंट होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स विल बी कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसे समझो आप, ये वाला जो है ना, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ओके, अच्छा एक आखिरी बात बता दो मुझे आप लोग कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? जैसे 1 बाय साइन एक्स, इज इट पीरियोडिक? और दूसरा, क्या अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, क्या ये भी पीरियोडिक होगा? यस, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, बिकॉज अंडर रूट के अंदर आपने पीरियोडिक डाल दिया है। मतलब एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स रूट एक्स, और उसके अंदर अपन ने क्या एक जी ऑफ एक्स डाल दिया है साइन एक्स, ऐसा सोच लो। तो बेसिकली अब वो कॉम्पोजिट बन चुका है फॉग एक्स। समझ में आ रहा है? तो आप ये सोचो कि जो अंदर फंक्शन होता है सबसे अंदर, वो अगर पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक है। तो लिख लेना, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। इनका पीरियड जो होगा वो सेम होगा, पीरियोडिक एंड पीरियोडिक। ठीक है, तो वी आर 90% डन। एक छोटा सा टॉपिक अपना बचता है, ग्राफिकल नॉलेज अपने को पूरा अच्छे से लेना पड़ेगा, तो वो अपन लेंगे। एंड पीरियोडिसिटी में भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचता है, पीरियोडिक फंक्शन जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन से बनता है, मतलब दो फंक्शन पीरियोडिक है उनको ऐड कर दिया, तो क्या रिजल्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होगा? अगर होगा तो उसका पीरियड क्या होगा? बस एक टॉपिक है अपने पास, अपना चैप्टर जो है इट इज ऑलमोस्ट ओवर। अब आप मॉड्यूल को फिनिश कर दो, ठीक है? कल अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कल मेरे को लगता है कि टाइम मिल जाना चाहिए, वैसे देखते हैं। चलो अभी लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ, फिनिश कर दो मॉड्यूल पूरा, ठीक है? ऑल द टॉपिक्स। आई सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू। एक बार रिवाइज कर लेना, आज का टॉपिक थोड़ा सा हैवी था, कंसेप्चुअल था, रटना मत कुछ भी, है ना? चलो बाय बाय।